हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास 12th के फिजिक्स में आपको दो सेपरेट बुक्स पढ़नी है और इन दोनों सेपरेट बुक्स में 5-5 यूनिट आपको स्टडी करने हैं। ठीक, जैसे मैं आपसे अगर कहूँ तो आप 12th क्लास की बुक फर्स्ट में सबसे पहला यूनिट जो पढ़ेंगे वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी है। तीसरी यूनिट आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। चौथी यूनिट आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट। और फिफ्थ यूनिट आपका बुक फर्स्ट का जो रहेगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैक्सवेल्स थ्योरी। ये आपके बुक फर्स्ट का पूरा एक सिलेबस है, ठीक है ना। हर यूनिट के अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर्स हैं, ठीक, उनको आपको स्टडी करना है। ये बुक फर्स्ट के 5 यूनिट्स हैं। पहला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। इसके अंदर पहला चैप्टर आपका वो है। और पहले चैप्टर के बाद आप इसमें सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वो इंक्लूडेड है एनसीईआरटी की बुक में और रिफ्रेशर्स में अलग अलग दिया गया है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, जिसके साथ साथ आपका कैपेसिटर वाला चैप्टर इंक्लूडेड रहेगा। यहाँ तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखेंगे 3 चैप्टर, और बाकी के 2 चैप्टर यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद सिंपल सर्किट, ये 2 चैप्टर आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। मैग्नेटिज्म में आपको 2 से 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका चैप्टर रहेगा। दूसरा आपका गैल्वेनोमीटर वाला है, जो एनसीईआरटी में उसी चैप्टर में इंक्लूडेड है। और एक चैप्टर आप अर्थ मैग्नेटिज्म का पढ़ेंगे। उसके बाद आप इस यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट। और इस वाले यूनिट में एक ही चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मैक्सवेल्स थ्योरी। ठीक, ये बुक फर्स्ट का आपका है 5 यूनिट, सब में 1-1, 2-2 चैप्टर्स कर हैं, ठीक है ना। और अगर आप सेकेंड बुक की बात करें, यानी कि बुक सेकेंड की 12th क्लास में अगर आप सेकेंड बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपको सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करना रहेगा लाइट। लाइट के बाद आपको सेकेंड यूनिट यहाँ पर पढ़ना है डुअलिटी ऑफ लाइट एंड मैटर्स, यानी कि लाइट और मैटर्स के डुअलिटी का नेचर। और थर्ड आपका रहेगा एटॉमिक फिजिक्स। फोर्थ यूनिट आपको जो पढ़ना रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स। और लास्ट में फिफ्थ यूनिट आपका रहने वाला है मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि आपको बुक सेकंड में भी 5 यूनिट्स क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। लाइट वाले आपके उस चैप्टर में लगभग आपको 6 से 7 सेपरेट चैप्टर्स पढ़ने हैं। खैर एनसीईआरटी में इसको सिर्फ 2 चैप्टर में दिया गया है, लेकिन एक रिफ्रेशर के किसी भी रिफ्रेशर बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लाइट वाले यूनिट में आपको कम से कम 5 to 6 चैप्टर का सेपरेशन मिल ही जाएगा। एनसीईआरटी ने इसको सिर्फ 2 चैप्टर में डिवाइड किया है, रे ऑप्टिक्स और आपका वेव ऑप्टिक्स, है ना। 2 में ही उसको पूरी तरीके से सेपरेट कर उन्होंने पढ़ा दिया है। डुअलिटी ऑफ नेचर एंड मैटर में सिर्फ 1 चैप्टर है, रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 चैप्टर। एटॉमिक फिजिक्स में आपको 1 चैप्टर या 2 चैप्टर लगभग रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको 1 चैप्टर स्टडी करना है। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं, ठीक है ना। टोटल मिलाकर आपको हर यूनिट में लगभग 4-5 का आप एवरेज एक में है, बाकी सब में 2-3 चैप्टर्स हैं, ना। ठीक, इस तरीके से ऑन एवरेज आपको ये 5 यूनिट सेकंड बुक में स्टडी करने हैं। तो टोटल मिलाकर 10 यूनिट्स आपको स्टडी करना है क्लास 12th में, और जो आपके बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है ना। और हम लोग इन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको बोर्ड के साथ साथ नीट और जे मेन के टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि आप 12th के साथ जब अपीयर हों तो अच्छे क्वेश्चंस को क्या कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक, तो देखो हम लोग
फर्स्ट बुक को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अभी होल्ड पर रखते हैं और हम सेकंड बुक से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सेकंड बुक से शुरू करते हैं और सेकंड बुक का जो सबसे पहला यूनिट है लाइट, हम लोग वहाँ से आज शुरू करेंगे। इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। लाइट हमने सबसे पहले ही हेडिंग डालकर रखा हुआ है और इस पूरे फ्रेम को आप अपने मन में रखिएगा। हम लाइट ख़त्म करेंगे, डुअलिटी ऑफ लाइट एंड मैटर्स ख़त्म करेंगे, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरे एक सीक्वेंस में चलेगा। आप जब बुक सेकंड ख़त्म कर लेंगे तो फिर मैं आपको बुक फर्स्ट स्टडी करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग अपना लाइट वाला सेक्शन शुरू करते हैं। लाइट क्या होता है और लाइट को हम कैसे स्टडी करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइट को जानने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वेव क्या होता है। अगर आपने क्लास 11th अच्छे से स्टडी किया है तब तो आपको वेव पता होगा, नहीं किया है तो हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि वेव्स क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहली चीज़ वेव्स पर डिस्कशन हो जाना चाहिए, क्योंकि आप वेव्स को जब तक नहीं समझेंगे तब तक लाइट को समझना आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा, ठीक है ना। तो एक वेव का हमारे मन में फ्रेम होना चाहिए, वेव्स क्या होते हैं। तो पहले हम लोग इसको थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम अलग अलग डायग्राम्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। वेव्स के लिए एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या बन सकती है, तो अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। कई कहते हैं कि एनर्जी का फॉर्म होता है, वेव्स इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। कई लोगों का कहना है कि वेव वो होते हैं जो साइन या कॉस के फंक्शन में क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट या किसी एक मेन पोजीशन के दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेस होते हुए वो आगे की तरफ प्रोपोगेट करते हैं, उन्हें वेव कहा जाता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या है, कंसेप्ट है। हम वेव को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, देखिए सबका मतलब एक ही होता है। वेव को एक ही तरीके से सभी लोग समझाना चाहते हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। हम भी वेव को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये किस तरीके के कैरेक्टर्स रखता है और ये क्या क्या कैरेक्टर शो कर सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। वेव समझ में आया तो लाइट भी समझ में आएगा और फिर ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है लाइट का ही है। हम लाइट वाले यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। हम लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सभी लाइट के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। पोलराइजेशन जैसे लोग, स्कैटरिंग जैसे फिनोमिना लाइट कैसे शो करता है, इन सब को हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अभी हम वेव पर फोकस करें। वेव्स क्या होते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा वेव्स क्या होते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेव्स आर टाइप ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विदाउट propagation of mass। तो हमारे अकॉर्डिंग या कई सारे बुक्स आप प्रेफर करेंगे तो मैक्सिमम लोग वेव का ये वाला डेफिनेशन देना ज़्यादा बेटर समझते हैं। वेव्स आर टाइप ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस विदाउट प्रोपगेशन ऑफ मास। इसमें कई सारे टर्म्स हैं, इनको एक एक कर क्लियर किया जाए। सबसे पहली बात, एनर्जी का प्रोपगेशन या एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ये आप अपने मन में सोचिए। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से उठाकर किसी और जगह पर क्या कर देना, पहुंचा देना। जैसे आप ट्रक पर लिखा देखते हैं ना, ठीक, ट्रांसपोर्ट करने का मतलब वो ट्रक क्या करता है, किसी भी सामान को एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह उसको क्या कर देता है, पहुँचा देता है। तो हम कहते हैं कि ट्रक ने किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक क्या किया है, पहुंचा दिया है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन का सीधा मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचा दीजिए। जैसे आपने बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा होगा, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बताया जाता है कि हमारे अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजन जो है वो लंग से पूरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लंग से पहले उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाया जाता है, हार्ट में, और हार्ट फिर उसको पूरे बॉडी में क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके शरीर के हर कोने कोने में पहुंचाया जाता है। भाई आपका हार्ट यहाँ पर है लेकिन आपके ब्रेन तक भी ऑक्सीजन पहुंचता है,
आपके पैर के अंगूठे तक भी ऑक्सीजन पहुंचता है, आपके इस टिप तक भी ऑक्सीजन पहुंचता है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन क्या किया गया है, ट्रांसपोर्ट किया गया है। ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके ब्लड सेल्स। आपके अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और वो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आपके अंदर ऑक्सीजन कैरियर कौन है, आरबीसी है, क्योंकि आरबीसी के अंदर का हीमोग्लोबिन प्रोटीन ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करने का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी एक चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन मतलब एनर्जी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह क्या कर देना, पहुंचा देना। तो कह रहे हैं कि वेव जो होते हैं, वेव्स आर टाइप ऑफ एनर्जी इन विच एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विदाउट प्रोपेगेशन ऑफ मास। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, एनर्जी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाई तो जाएगी, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं होगा, वो है प्रोपेगेशन ऑफ मास। मास कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह। जब वेव एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो अपने साथ कभी भी मास को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। ये क्या बात है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें और कैसे समझें इस बात को कि ये प्रोपेगेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है इसका मतलब। अगर आप ऐसा इमेजिन करें कि मेरे इस हाथ पर कोई एनर्जी है और वो एनर्जी उठकर इस हाथ पर चला आता है, या मान लीजिए कि इस हाथ पे ये चौक को आप एज अ टाइप ऑफ एनर्जी मान लें। अब आप ये कहेंगे कि इसके पास तो मास है, लेकिन आप कुछ देर के लिए इसको एज अ एनर्जी का फॉर्म माने, मास ना माने, तो ये एनर्जी का फॉर्म है। तो ये चौक उठकर मेरे इस हाथ पर चला है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ तक चला है, लेकिन सिर्फ एनर्जी आए, यहाँ का कोई भी मास इस जगह से इस जगह तक ट्रांसफ़र ना हो। अगर ये कंडीशन होती है, ये सिचुएशन मेंटेन रहती है, तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। वेव ऐसे टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं जिनमें एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट तो किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मास का नहीं। क्या इसके लिए कोई एग्जांपल हम बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है ना। जैसे इस वक्त ये बल्ब जल रहा है मेरे ऊपर, ठीक है ना। इस बल्ब को मैंने जब बाय किया था तो ये 200 ग्राम का था, ठीक है ना। अभी मैं इसको जला रहा हूँ, ठीक है ना। उस बल्ब से लाइट एनर्जी निकल कर मेरे पास तक पहुँच रही है, मेरे इस वक्त चेहरे पर गिर रही है, और चेहरे पर गिर रही है, रिफ्लेक्ट होकर इस कैमरे में जा रही है, तभी तो मेरा इमेज ये कैमरा क्या कर पा रहा है, कैप्चर कर पा रहा है। तो लाइट एनर्जी उस बल्ब से निकलकर मेरे चेहरे तक आई, मेरे चेहरे से निकलकर आपके कैमरे तक गई, और इस पूरे फिनोमिना में क्या उस बल्ब का मास कभी भी डिक्रीज़ होगा? आप दिन भर इस बल्ब को जला लीजिए, शाम को इसका वेट करिए, तो क्या इस बल्ब का वेट घट जाएगा? क्या इस बल्ब के मास में आपको कोई भी कमी देखने को मिलेगी? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा था, लाइट वेव्स को ट्रांसफ़र कर रहा था, और लाइट ऐसे वेव्स या फिर वेव्स ऐसे टाइप के स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो लाइट एक ऐसा वेव है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मुझ तक ट्रांसफ़र की जाएगी, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। चलिए आप एक साउंड बॉक्स खरीद लाइए, ठीक है ना। साउंड बॉक्स साउंड वेव डेवलप करता है ना। स्पीकर्स, आपने स्पीकर खरीदे, वो 2 किलो के थे, ठीक। क्या आप उसको 1 साल तक अगर यूज़ करते रहेंगे, उससे गाना सुनते रहेंगे, तो उस साउंड बॉक्स का वेट कम हो जाएगा टाइम के साथ? भाई उस साउंड बॉक्स के वेट में क्या आपको कमी देखने को मिलेगी अगर वो साउंड वेव प्रोड्यूस करता रहे, तो वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता रहे, तो क्या उस बॉक्स की एनर्जी उस बॉक्स का मास क्या टाइम के साथ डिक्रीज़ होगा? क्या उसके वज़न में कोई कमी आएगी? जवाब है नहीं। आप जितने वज़न का वो बॉक्स खरीद कर लाए होंगे, 1 साल बाद भी उसका वज़न क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर उसके ऊपर कोई फिज़िकल फिनोमिना ना किया गया हो कि आप उसको फिज़िकली हरास कर दें या उसको तोड़ फोड़ दें, अगर आपने उसको सेफ्टी से रखा है, तो जितने वज़न का पहले था उतने ही वज़न का क्या रहने वाला है, बाद में रहने वाला है, ठीक। इसका मतलब कि क्या है कि साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, ऐसे वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ये सिर्फ एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, मास में कभी भी ये कोई डिफेक्ट डेवलप नहीं करते हैं।
तो क्या आप वेव्स को अब थोड़ा अपने मन में इमेजिन करने की कोशिश करेंगे? वेव्स क्या होते हैं? वेव्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी इन विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विदाउट प्रोपेगेशन ऑफ मास। यानी कि वेव्स वो एनर्जी होती हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करते वक्त वो कभी भी मास का लॉस नहीं करने वाले हैं। मतलब ये लाइट वेव अगर उस बल्ब से निकलकर मुझ तक पहुंचा है तो ना तो उस बल्ब के मास में डिक्रीजमेंट होगा और ना ही मुझ तक लाइट पहुंच रहा है तो मेरे मास में कोई इंक्रीमेंट होगा। हम दोनों ही सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन को देख रहे हैं। वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहा है और मैं एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर ना तो मास डिक्रीज होगा और ना ही मास इंक्रीज होगा। ठीक, तो वेव की ये पहली बात आपको समझ में आई है। वेव्स क्या होते हैं? वो स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं जिनमें एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किया जाता है विदाउट लॉस ऑफ मास। ठीक, अच्छा, अब एक सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है ना। ठीक, क्या ये रूल जो है, ठीक है ना, वो आइंस्टीन के रूल को वायलेट करता है? अब आइंस्टीन का कौन सा रूल है? आइंस्टीन का रूल इक्वल क्या है आपका, mc² है। ठीक, आइंस्टीन का कहना है कि अगर एनर्जी चाहिए तो मास तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक, तो हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एनर्जी आएगा लेकिन मास खर्चा नहीं होगा, मास में कोई कमी नहीं होगी, ना मेरा मास इंक्रीज़ होगा। तो क्या आइंस्टीन साहब का इक्वेशन गड़बड़ है? बिल्कुल, वो अपनी जगह पर सही है और जो हम पढ़ रहे हैं वो भी अपनी जगह पर पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझ तक ट्रांसपोर्ट की जा रही है उसके लिए कहीं ना कहीं तो मास खर्चा ही किया जा रहा होगा, या किसी ना किसी टाइप की एनर्जी तो ज़रूर उसके लिए खर्च की गई होगी, है ना। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। एनर्जी को ना तो हम कभी भी बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। बस आप उसके फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लाइट एनर्जी इनफैक्ट इसको खुद से मिल भी नहीं रही है। ये लाइट एनर्जी कब बना पा रहा है, जब इसको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कोई ना कोई टाइप की एनर्जी बना ही रही होगी, है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी या तो कहाँ पर बनाया जाता है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स में, जहाँ झरने से पानी गिरता है तो झरने का पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी टरबाइंस को रोटेट करता है, काइनेटिक एनर्जी से क्या बनता है आपका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस वक्त लाइट एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इनफैक्ट इसके पीछे भले यहाँ हम दोनों के बीच में भले मास का कोई ट्रांसपोर्टेशन ना हो रहा हो, लेकिन इसको बनाने के लिए तो कभी ना कभी कोई ना कोई एनर्जी खर्च की ही गई होगी। आप स्पेशली बात ये समझिए कि वेव्स जब भी फॉर्म होते हैं तो वो फॉर्म तो होंगे किसी न किसी मास को क्या कर कर, खर्च होकर कर ही, या किसी न किसी टाइप के एनर्जी को कंज्यूम कर कर ही वेव एनर्जी बनते हैं। लेकिन जब वो एक बार बन जाएंगे तो उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी मास को खर्च नहीं करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आपको लाइट अगर बनाना है, लाइट को अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी न किसी टाइप की एनर्जी तो आपको खर्च करनी पड़ेगी। और अगर आप लाइट को खर्चा किए तो लाइट को किसी टाइप की एनर्जी को खर्चा किए और आपका लाइट एनर्जी बना है, तो बनने के बाद जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आएगा तब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी मास का यूज आपको करना नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपको वेव्स के लिए याद रखनी है, ठीक है ना। अब एक बात हम लोग को यहाँ सोचना चाहिए कि ये कैसे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट करने का फिनोमिना क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वेव्स में रियलिटी में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। चलिए, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, हम बोलते हैं तो हमारे बोलने वाली एनर्जी क्या होती है, इस मीडियम में ट्रांसपोर्ट की जाती है, इस मीडियम में फैलाई जाती है, लेकिन इसके लिए मास को कंज्यूम नहीं किया जाता है, बस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए एक क्लास हो और इधर क्लासरूम में कई सारे बेंचेस लगे हों, ठीक है ना, ऐसे कर कर बहुत लंबी लाइन है स्टूडेंट्स की, ठीक। और यहाँ पर पहले बच्चे को किसी ने एक
मोतीचूर के लड्डू दे दिए है ना, ठीक। मोतीचूर का लड्डू क्या होता है, तो देखिए वो छोटे छोटे दानों से मिलकर बना हुआ एक लड्डू होता है ना, उस लड्डू के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे लड्डू होते हैं, ठीक है ना, उसको मोतीचूर का लड्डू कहा जाता है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि ये मोतीचूर का लड्डू जो है वो छोटे छोटे दानों से मिलकर बना है और उसके अंदर 100 छोटे छोटे सर्कल्स हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा सा गेंद हो और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे और बबल्स हो, है ना, ठीक, और उन्हीं बबल से वो मिलकर पूरा बबल बना हो। तो ऐसे हम मान रहे हैं कि कितने बबल्स हैं इसके अंदर, 100 बबल्स हैं, ठीक। पहले बच्चे को ये लड्डू पकड़ाया गया और कहा गया कि इसको भैया ट्रांसपोर्ट कर दो, है ना, ठीक, आगे फैला दो। तो देखो आपका कोई भी काम तभी आदमी करेगा जब बदले में उसको कुछ फ़ायदा मिले। भाई मैं ऐसे किसी को भी कह दूं कि चलो यार मेरा ये वाला काम कर दो, तो क्या विदाउट बेनिफिट वो आपके लिए कोई काम करेगा? तो जवाब ये बहुत मुश्किल है ना, ठीक। मुश्किल क्या, कोई भी नहीं करेगा। जब तक आदमी अपना फ़ायदा नहीं देखता है तब तक कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर इस बच्चे को सर ने कहा कि भैया देखो इस लड्डू को आपको दिया जा रहा है और इसको आपको पूरे पीछे तक क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कब करेगा, जब उसको कुछ बेनिफिट हो। अच्छा, इस लड्डू वाले फिनोमेना से वो क्या बेनिफिट ले सकता है, इसको खाकर ही ले सकता है। तो इस लड्डू को उसने क्या किया, लिया। तो अब क्योंकि एक है और पीछे ट्रांसपोर्ट करने को भी कहा गया है, तो ट्रांसपोर्ट करने को कहा गया है तो वो ये सोचेगा कि यार पूरा हम खा भी नहीं सकते हैं। तो उसने क्या किया कि 100 में से 10 दाने खुद खा लिए, है ना, ठीक। यानी कि 100 वाला उसको दिया गया था, 10 इस बच्चे ने कंज्यूम कर लिया और आगे बढ़ा दिया। तो ये लड्डू इस सेकंड बच्चे तक पहुँचे। ये फर्स्ट है, सेकंड स्टूडेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है एंड सो ऑन, ठीक है ना। अगले बच्चे को 90 दाने वाला लड्डू मिला है, क्योंकि 10 तो इसका क्या कर लिया गया है, कंज्यूम। तो 90 दाने वाला लड्डू मिला है। अब इसको भी भाई ये समझाया गया, सर ने इस लड़के को दिया, 10 दाने उसने खाकर 90 दाने वाला आगे लड़के को पहुंचा दिया। अब इसको भी इस बच्चे ने समझाया कि आपको ये लड्डू अगले स्टूडेंट तक ट्रांसफ़र करना है। तो क्या बिना खाए वो इसको आगे जाने देगा? नहीं। लेकिन क्या पहले जितना खाएगा, पहले स्टूडेंट ने कितने दाने खा लिए थे, 10 तब खाए थे जब उसमें 100 थे। अब ये गिनती करेगा यार 90 ही है तो कम दिख रहा है ना, तो इसके मन में आएगा कि यार थोड़ा कम खाया जाए ताकि पीछे वालों को भी क्या कर जाए, ठीक ठाक अमाउंट में ये लड्डू मिल जाए, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने इसमें से 9 दाने खा लिए, है ना, ठीक। तो 9 दाने खाने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 81, और 9 इसने कंज्यूम कर लिए। 9 कंज्यूम कर इसने अगले बच्चे को दे दिया। अच्छा, अगले बच्चे को भी दिया तो इसने समझाया कि आपको भी आगे ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, 100 थे तो इसने 10 कंज्यूम किया, 90 पर इसने 9 किया। हम 81 पर मान ले रहे हैं कि कितना कर ले रहा है, 8, ठीक है ना। 8 इस बच्चे ने खा लिए और आगे अगले लड़के को क्या कर दिया, उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया, है ना, ठीक। तो इसमें से अगर 8 आपके चले गए तो कितना बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 जाने के बाद यहाँ पर बचने वाला है आपका 73 दाने बचेंगे उस लड्डू के अंदर, ठीक है ना। और ये फिर बच्चा जो था अगला 7 खाएगा और 7 के बाद क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, है ना, ठीक। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, अब बचेंगे 66, ठीक है ना। भाई 7 खाने के बाद आगे जो बचा था उसने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर 66 बचे हैं। ऐसे ये लड्डू लगातार ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट करते करते कभी ना कभी तो होगा कि ये लड्डू क्या हो जाएगा, ख़त्म, क्योंकि दाने इसके अंदर 100 ही तो हैं और बच्चे अगर बैठे हैं लगातार तो एक टाइम आते आते लड्डू क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, ठीक। और देखिए इसमें अगर आप देखिए तो जिस टीचर ने इस लड्डू को ट्रांसपोर्ट किया है उस टीचर को अपनी कोई भी एनर्जी खर्च वर्च नहीं करनी पड़ी है। उसने तो बस लड्डू दे दिया, बच्चों ने उस लड्डू को ही यूज़ कर लिया खाने में, है ना, और उसको खाते खाते उसको धीरे धीरे करके क्या कर दिया है, आगे पहुंचा दिया है, ठीक। क्या इसमें टीचर को कोई नुकसान लगा? नहीं, है ना। इसमें बेनिफिट किसको मिला, इन बच्चों को ही मिला जो बीच में थे, कुछ देर के लिए इनको एनर्जी मिली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जाएगा और एक लिमिट तक जाने के बाद क्या हो जाएगा, लड्डू ख़त्म हो जाएगा। क्या उसके बाद पीछे के बच्चों को लड्डू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? नहीं, है ना। अच्छा, एक बात है कि लड्डू में जितने कम दाने होंगे, है ना, ये उतना ही कम दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और लड्डू में जितने ज़्यादा दाने होंगे इसको उतने स्टूडेंट्स तक ज़्यादा पहुंचाया जा सकता है। भाई जितने ज़्यादा दाने होंगे वो उतने ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने के चांस दिखाएगा, जितने कम दाने होंगे उतने कम तक, ठीक। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान में रखेंगे
तो हम किसी भी मीडियम में वेव के प्रोपोगेट होने के फिनोमिना को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, कैसे, जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने वोकल कॉर्ड से कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए इस मीडियम के पार्टिकल्स को आप वो स्टूडेंट्स मान लीजिए जो लाइन से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपने कोई भी चीज़ बोली, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, है ना, ठीक, हेलो, ठीक है ना। जैसे आप हेलो बोलेंगे, आपने इस मीडियम को एक एनर्जी का लड्डू दे दिया, ठीक है ना। इस मीडियम को एनर्जी का लड्डू जैसे ही मिलेगा, ये लड्डू लगातार मीडियम में क्या होने लगेगा, ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। यानी कि जैसे ही पहली बार इस आदमी ने अपने वोकल से वॉइस को प्रोड्यूस किया, यहाँ पर ये एनर्जी निकला, साउंड वेव, ठीक है ना। इस साउंड वेव को सबसे पहली बार ये वाला स्टूडेंट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। मान लीजिए इस साउंड वेव को इस पहले पार्टिकल ने जो कंज्यूम किया है, इसकी इंटेंसिटी थी 100 डेसिबल की। कितने की? 100 डेसिबल की। अच्छा, जैसे एनर्जी पाएगा ये तुरंत क्या करने लगेगा, वाइब्रेट, क्योंकि पार्टिकल्स को जैसे ही एनर्जी मिलती है वो तुरंत वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, मोशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जैसे ही वाइब्रेशन शुरू करेगा, ये जाकर अगले पार्टिकल से टकराएगा तो इसको भी एनर्जी देगा। अच्छा, टकराने की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी का क्या होगा, लॉस, क्योंकि जब भी टक्कर होती है तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। जैसे यहाँ हमने देखा था कि जब एक स्टूडेंट अगले स्टूडेंट को लड्डू ट्रांसफ़र कर रहा था तो बदले में कुछ हिस्सा क्या करता था, खुद खा लेता था। तो यहाँ पर जब एक पार्टिकल कोलिजन कर अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा तो इस ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा, लॉस ज़रूर होगा। ठीक, क्योंकि वो कोलिजन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो एनर्जी को थोड़ा बहुत क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगले पार्टिकल तक जो एनर्जी पहुँचेगा वो हम मान लेते हैं कितना पहुँचेगा, 90 डेसिबल। उसके आगे वाले को हम मानते हैं कितना पहुँचेगा, 81 डेसिबल। ऐसे करते करते आप देख रहे हैं लगातार आपके साउंड की इंटेंसिटी क्या होते जाएगी, कम, ठीक है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी पार्टिकल के बाद कितना एनर्जी पहुंचेगा, 0 डेसिबल का, ठीक है ना। तो 0 डेसिबल का पहुंचेगा, मतलब उसके आगे आपका साउंड वेव नहीं जाने वाला। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो क्या मेरी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर ना, क्यों? क्योंकि मैं जिस इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ हो सकता है सिर्फ 100 मीटर तक जाकर मेरी एनर्जी क्या हो रही हो, ख़त्म हो रही हो। अगर मैं इससे ज़्यादा तेज़ चिल्ला कर बोलूँ, दम लगा कर पूरा, है ना, तो हो सकता है कि मैं 200-300 मीटर तक पहुँच जाऊँ, है ना। भाई जैसे आप कभी ये किए भी होंगे कि आपको जैसे कमरे में बैठकर बात करना है, आप अपने मम्मी पापा से बात करें तो नॉर्मली बात करते हैं क्योंकि आपको 2-3 मीटर तक बात पहुँचानी रहती है। लेकिन मान लीजिए आप खेतों में गए हैं या कहीं रोड पर हैं, आपके पहचान वाले मार्केट के किसी दूसरे एंड पर हैं, है ना, ठीक, और वो दूर हैं, आपको पता है कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी है, तो आप देखिए पूरा आवाज़ लगाकर चिल्ला कर बोलते हैं। कई बार हम लोग ये हाथ भी लगा लेते हैं ताकि सारा का सारा एनर्जी क्या रहे, फोकस्ड रहे आगे की तरफ, और ज़्यादा दूर तक वो एनर्जी क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ठीक, मैंने अभी कहा था कि लड्डू जितना बड़ा होगा उसके दूर पहुंचने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। आप जितना दम लगाकर यहाँ पर जितना तगड़ा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ धमाका जितना बड़ा होगा उसकी गूंज भी उतनी दूर तक पहुँचेगी। जितना बड़ा लड्डू आप प्रोड्यूस करेंगे अपने मुंह के पास में, वो उतनी दूर तक क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ प्रोड्यूस होने वाले साउंड की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो मीडियम में उतना देर तक या उतना दूर तक क्या किया जा सकेगा, ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। ये सिंपली आपको समझ कर रखना है। यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम में वेव्स ट्रांसपोर्ट किसके सहारे होते हैं, उस मीडियम के जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ा टोकन खुद खा लेते हैं और बाकी का अगले वाले पार्टिकल को पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। फिर वो अगला वाला पार्टिकल खुद थोड़ा टोकन सा खा लेगा, थोड़ा सा हिस्सा खुद खा लेगा और अगले पार्टिकल को पहुंचा देगा। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, है ना, ठीक, और उसके आगे फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तब तो फिर बड़ी दिक्कत होती ना, हम एक बार बात बोल देते, ठीक है ना, और वो फिर इन्फिनाइट टाइम के लिए चलते चला जाता। अगर हर पार्टिकल कुछ कुछ हिस्सा ना खाए तब तो फिर एक बात बोलने पर वो कभी रुकता ही नहीं और ये दिक्कत की बात होती है ना।
मान लीजिए हम लोग किसी के बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो ये आवाज़ तो उसके घर तक भी पहुंच जाती है ना। भाई हम बैठे रहते हैं, पड़ोसी के घर के बारे में कुछ बात करते रहते हैं, अगर एनर्जी का लॉस होता ही नहीं तब तो फिर हम एक बात बोले हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर उनके घर तक भी पहुँचेगा, उनके बगल वाले के घर तक भी पहुँचेगा। तो एनर्जी का लॉस होना तो बहुत ज़रूरी है ना, वरना ये बड़ा खतरनाक सिस्टम हो जाएगा, है ना। ठीक, तो हम जब भी कोई बात बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना, इस एनर्जी का एक लिमिटेड वे होता है। जितनी ताकतवर एनर्जी होगी मीडियम में उतना दूर तक ये ट्रांसपोर्ट होगा, जितनी लोवेस्ट एनर्जी होगी उतना ये कम दूर तक जाएगा। मैंने धीरे से कहा हेलो, है ना, ठीक, बहुत कम दूर तक गया। मैंने ज़ोर से कहा हेलो, है ना, तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पर एनर्जी कितनी तगड़ी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। स्लो रहेगी तो स्लो दूर तक जाएगा, मतलब कम दूर तक जाएगा। तगड़े से ज़ोर से बोलूँगा तो इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बहुत दूर तक होगा। ठीक, तो किसी भी मीडियम में, जैसे मान लीजिए अब मीडियम को हम इस आदमी के ऊपर से देखें अगर, है ना, तो ऊपर से देखें तो दिखने में कैसा लगेगा, ये आदमी जैसे यहाँ बोलेगा इस मीडियम में चारों तरफ साउंड वेव्स ऐसे निकलने लगेंगे, है ना। ठीक, हर तरफ को फैल जाएंगे। ठीक, हर तरफ को फैल कर चारों तरफ फैलेंगे, लेकिन एक लिमिटेड वे में। जाते 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 एक टाइम आएगा कि इनकी एनर्जी वीक होते चली जाएगी, है ना। ठीक, देखो वीक लाइन्स को मैं एकदम हल्के लाइट से दिखा रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे कर कर इनकी एनर्जी पूरी तरीके से गायब होने लगेगी और ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय का नहीं, सॉरी, मतलब आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ठीक, एक टाइम के बाद एनर्जी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हर लाइट वेव एनर्जी ऐसे होता है, जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा टोकन के फॉर्म में खर्चा होता रहता है जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो, है ना। भाई अगर ऐसा ना हो तब तो फिर शहर के ऊपर एक बल्ब जला दो और पूरे शहर में फैलता चला जाए। क्या हर घर में बल्ब लगाने की ज़रूरत पड़ती? जवाब है नहीं ना। लेकिन हम जानते हैं लाइट भी जब प्रोड्यूस होता है तो जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो जैसे 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 आगे ट्रांसपोर्ट होगा इसकी इंटेंसिटी कम 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 होते चली जाएगी, है ना। ठीक, क्यों? क्योंकि इसको भी कुछ ना कुछ अपना पार्ट क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। अगर ये लॉस ना करता तब तो फिर एक बल्ब से सभी का काम चल जाया करता, है ना। अगर ये हर डिस्टेंस तक, हर जगह तक ये बराबर इंटेंसिटी में पहुंच पाता तो। ठीक, तो ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपके वेव्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये वेव के ट्रांसपोर्ट होने का क्या है, मैकेनिज़्म है। वो मीडियम के पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी, सबसे पहले वाले को पूरी एनर्जी सौंप देते हैं और कहते हैं ले जाओ इसको जहाँ तक तुम फैला सकते हो। तो अब जितनी एनर्जी रहेगी, बड़ी एनर्जी रहेगी तो पक्की बात है वो खाएगा, अगले वाले को देगा, वो अगले वाले को देगा, उसका थोड़ा 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 पार्ट खर्चा होता रहेगा। अमाउंट बड़ा था तो बहुत दूर तक चलेगा। ठीक, अमाउंट छोटा था तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपके वेव्स जो होते हैं वो लगातार ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा, क्या इस ट्रांसपोर्टेशन में इस आदमी के मास को आगे बढ़ने की ज़रूरत है? जवाब है नहीं। आप एनर्जी देकर छोड़ दीजिए, मीडियम में वो ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन आपके किसी भी बॉडी पार्ट के मास को आपको ट्रांसपोर्ट करने की, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई बात बताना है तो मैं अपने पूरे बॉडी को चलाकर ही आप तक पहुँचूँ तभी बात पहुँचा सकता हूँ, है ना। ईज़िली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी वो बात आप तक पहुँचा सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर है कि वेव्स क्या होते हैं और वेव कैसे मीडियम में प्रोपगेट होते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर अगर आपको हो गई है तो आगे की चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वेव्स एक स्पेशल टाइप के एनर्जी होते हैं जिनमें आपका एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन बिना प्रोपगेशन ऑफ मास के हो जाता है। यानी कि मास का प्रोपगेशन नहीं होता है लेकिन एनर्जी का प्रोपगेशन होता रहता है। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम वेव्स इज ऑफ टू टाइप्स। वेव कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। अगर आप वेव्स की कैटेगरी बनाएंगे तो एक होते हैं आपके मैकेनिकल वेव्स और एक होते हैं आपके नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स, और इन्हीं को कई लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से पुकारते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या, ज़रा समझिएगा।
वेव्स को मीडियम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में या दो क्लास में डिवाइड किया जाता है। एक आपके मैकेनिकल वेव्स होते हैं और दूसरे आपके नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं। ठीक, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जो आपको हमेशा ये कहेंगे कि भैया हमें अगर चलाना चाहते हो तो मीडियम लेकर आओ, बिना मीडियम के हम चलने वाले नहीं हैं। जैसे साउंड वेव्स है ना। ठीक, साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम मस्ट है, चाहे वो गैसियस मीडियम हो, चाहे लिक्विड वाला मीडियम हो, चाहे सॉलिड वाला मीडियम हो, है ना। भाई सॉलिड में भी साउंड चलता है। अगर आप कभी भी स्कूल वगैरह में देखे होंगे, अगर आप बेंच पर अपना सर रख कर सोए हों और बेंच को कोई ऐसे ठक 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 कर रहा हो तो लगातार हमें एक साउंड प्रोड्यूस या साउंड लगातार सुनाई पड़ती है बेंच की, है ना। या उससे भी ज़्यादा अगर आप कभी कभार रेलवे की ट्रैक पर गए हों तो रेलवे अगर बहुत दूर भी हो, ट्रैक पर आ रही हो ट्रेन, तो उसकी पटरी पर अगर कान लगाओ तो हमें एक झंझनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ठीक है ना, उसमें कोई आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन हाँ एक बीप या झंझनाहट ऐसी कोई एक आवाज़ सॉलिड मीडियम में सुनाई पड़ती है। देखिए साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ी से सॉलिड मीडियम में ही चलता है, लिक्विड में उससे थोड़ा धीमा चलता है और सबसे धीमे किस में चलता है, गैसों में। ठीक, और आप बिना मीडियम के साउंड को कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यही रीज़न है कि स्पेस में आप कभी भी बातचीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम नहीं। आप मून पर कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं आपस में, है ना। ठीक, अगर आप मून पर बिना सूट के खड़े हो जाएं तो आप कभी भी एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे, चाहे कोई कितना भी बोले। आप वहाँ दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे तो उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड होगा वो आपके कानों तक तभी पहुँचेगा जब उस प्रोड्यूस होने वाले धमाके और आपके कानों के बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, कोई ना कोई मीडियम। इस वक्त आप मोबाइल से निकलने वाली आवाज़ अपने कानों तक इसीलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल के स्पीकर और आपके कान के बीच में एयर वाला मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है ना, बिना मीडियम के आपका साउंड कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसे होते हैं जो बिना मीडियम के भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, कई ऐसे वेव्स हैं। ठीक, उनमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका लाइट है ना। देखिए सन से लेकर अर्थ तक वैक्यूमेटेड सिस्टम है ना। ठीक, लेकिन फिर भी देखिए वहाँ से लाइट यहाँ तक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो कुछ वेव्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट एकदम मस्ट है, बिना मीडियम के ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएंगे। और कुछ वेव्स ऐसे होते हैं जो मीडियम मिला तो भी चलेंगे खुश होकर, और नहीं मिला तब भी उनकी स्पीड या उनका प्रोपगेशन जारी रहेगा। ठीक है ना, जो लोग ऐसे होते हैं जिनको मीडियम मस्ट होता है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट मस्ट नहीं होती है, मस्ट ना होने का मतलब मिल गया तो भी ठीक है तब भी ये चलेंगे ही, और नहीं मिला तब भी ये चलेंगे। मतलब मीडियम मिले या ना मिले, नॉन मैकेनिकल वेव्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो मैकेनिकल वेव्स के नीचे हम लिखेंगे द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स, इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं द वेव्स इन विच प्रोपगेशन इज पॉसिबल इन मीडियम और विदाउट मीडियम are known as non-mechanical waves। ठीक है ना, तो देखो द वेव्स इन विच प्रोपगेशन इज पॉसिबल इन मीडियम और विदाउट मीडियम आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको मीडियम चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के इनका प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं इनका प्रोपगेशन मीडियम में भी पॉसिबल है और बिना मीडियम के भी ये प्रोपगेशन कर सकते हैं। ठीक, देखिए नॉन मैकेनिकल वेव्स का फैमिली बहुत छोटा है। मैकेनिकल में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव में सिर्फ 7 लोग होते हैं। ठीक, तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, RMILUXG। आर से याद रखिएगा रेडियो वेव,
रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा रेड वेव्स, लाइट रेज और वेव्स, अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेज कहा जाता है इनको, अल्ट्रा वायलेट और यूवी रेज, एक्सरे और ये आपका है गैमा रे। ये 7 लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाते हैं। मतलब ये 7 ऐसे हैं जो मीडियम में तो चलेंगे ही चलेंगे, बिना मीडियम के भी इनका प्रोपगेशन जारी रहेगा। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मीडियम कहाँ पर एंड हो रहा है या कहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ, मीडियम और विदाउट मीडियम इनके प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज होंगे, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं कि मीडियम नहीं तो इनका प्रोपगेशन ही नहीं हो पाएगा। ये दोनों कंडीशन में प्रोपगेट करने की पावर रखते हैं। लेकिन आपके मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपका साउंड वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल बैट्स करते हैं, चमगादड़ करते हैं, डॉल्फिन करते हैं ना। इसकी मदद से बैट जो है रात को अंधेरे में क्या कर पाता है, उड़ पाता है इन्हीं वेव्स को छोड़कर। कैसे? तो वो इंफ्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है और जिस जिस जगह से वो टकरा कर वापस चलाता है उसका इमेज उसके दिमाग में तुरंत बन जाता है कि अच्छा यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स हैं, तो अपने पाथ को लगातार उसी हिसाब से चेंज करता रहता है। तो इंफ्रासोनिक वेव्स हो गए। अल्ट्रासोनिक वेव्स आपके होते हैं, ठीक है ना, इनका यूज़ डॉल्फिन्स करते हैं एंड ETC, और भी इस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं फिर, है ना। इन वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के इन वेव्स का प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, इन वेव्स को अगर आप प्रोपगेट करने के बारे में या आगे चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको मीडियम मस्ट है, बिना मीडियम के इनका प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये आपको यहाँ पर ईज़िली समझ कर रखना है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें थोड़ा आप अपने मन में फ्रेमवर्क बनाइए। वेव्स क्या होते हैं, मीडियम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेव कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको आप आज रिवाइज़ करिएगा। कल से हम लोग लेक्चर्स को प्रॉपरली प्रोसीड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 टॉपिक्स तो ज़रूर कवर हों, ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस क्या कर पाएँ, कवर अप कर पाएँ। आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, इस वजह से इसको थोड़ा छोटा रखते हैं और कल से हम लोग इस पर प्रॉपरली काम करना शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखा जाए, लेकिन अच्छे से आप इस चीज़ को रिवाइज़ करिएगा। जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम लोग उस पर वर्क कर पाएँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर